यह वीडियो कक्षा 10 विज्ञान से संबंधित है। इस वीडियो में हम 100 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सारे एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट हैं और सारे एमसीक्यू केवल जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी सेक्शन से ली गई है। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। मनुष्य के आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ऑप्शन है अमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहद्रांत्र या ग्रसिका। मनुष्य के आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत यानी क्षुद्रांत होता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है द्रुमिका, सिनेप्स, एक्शन या आवेग। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं? ऑप्शन है 7 से कम, 5.6 से कम, 8.6 से अधिक या फिर 7 के बराबर। यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो इस प्रकार के वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। पारितंत्र के घटक हैं। ऑप्शन दिया गया है जैव, अजैव, जैव तथा अजैव दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। पारितंत्र के दो घटक हैं, जैव और अजैव, अर्थात सही जवाब ऑप्शन सी। पर्यावरण के अजैव घटक का उदाहरण है। ऑप्शन है वनस्पति, जानवर, वायु या फिर उपर्युक्त सभी। अजैव घटक यानी निर्जीव घटक को कहा जाता है। इन ऑप्शन में से वायु एक अजैव घटक का उदाहरण है। किसी पारितंत्र में सभी हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर अपघटक। पारितंत्र में हरे पौधे भोजन का संश्लेषण करते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम हैं। ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या इनमें से कोई नहीं। हरे पौधे उत्पादक होते हैं, लेकिन शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और जो मांसाहारी जंतु होते हैं ये द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। यानी जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम वास्तव में द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण है कांच, सूखी पत्तियां, प्लास्टिक या इनमें से कोई नहीं। सूखी पत्तियों का अपघटन आसानी से हो जाता है, इसीलिए सूखी पत्तियां जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? ऑप्शन है बगीचा, वन, झील या इनमें से कोई नहीं। कृत्रिम पारितंत्र यानी मानव निर्मित पारितंत्र। इन ऑप्शन में से बगीचा एक मानव निर्मित यानी कृत्रिम पारितंत्र है। आहार श्रृंखला के लिए अगले स्तर के लिए ऊर्जा की कितनी प्रतिशत मात्रा हस्तांतरित होती है? ऑप्शन दिया गया है 20%, 30%, 15% या फिर 10%। आहार श्रृंखला में अगले स्तर के लिए ऊर्जा की मात्र 10% मात्रा ही हस्तांतरित होती है। पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का सही दिशा है। ऑप्शन दिया गया है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या फिर अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह इस प्रकार होता है कि सबसे पहले ऊर्जा आती है उत्पादक के पास, फिर उपभोक्ता और फिर अपघटक। सही जवाब ऑप्शन ए। परावैंगनी विकिरणों के प्रभाव से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? ऑप्शन दिया गया है हृदय रोग, रक्तचाप, त्वचा कैंसर या मिर्गी।
परावैंगनी विकिरणों के कारण मनुष्यों में त्वचा कैंसर का खतरा रहता है। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, पौधों में मौजूद शर्करा, वायु की ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। आहार श्रृंखला में द्वितीय पोषी स्तर है। ऑप्शन है मांसाहारी, स्वापोषी, शाकाहारी या उत्पादक। आहार श्रृंखला में हरे पौधे प्रथम पोषी स्तर होते हैं, जबकि शाकाहारी द्वितीय पोषी स्तर होते हैं। सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग हरे पौधे द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है? ऑप्शन है 1%, 10%, 20% या फिर 99%। सौर ऊर्जा का मात्र 1% या फिर इससे कम भाग ही पौधों के द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन को ओजोन में बदलने में कौन सी विकिरण की भूमिका होती है? ऑप्शन है गामा विकिरण, अवरक्त विकिरण, परावैंगनी विकिरण या इनमें से कोई नहीं। हमारे वायुमंडल के ऊपरी परत पर ओजोन गैस की परत पाई जाती है। इस ओजोन गैस के निर्माण में परावैंगनी विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी आहार श्रृंखला में तृतीय पोषी स्तर के प्राणी है। ऑप्शन दिया गया है मांसाहारी, शाकाहारी, अपघटक या उत्पादक। आहार श्रृंखला में उत्पादक प्रथम पोषी स्तर होते हैं, शाकाहारी जंतु द्वितीय पोषी स्तर होते हैं और मांसाहारी जंतु तृतीय पोषी स्तर के प्राणी होते हैं। उच्च पोषी स्तरों में अजैव निम्नीकरणीय रसायनों की मात्रा बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है प्रदूषण, जैव आवर्धन, संग्रहण या इनमें से कोई नहीं। ऐसा देखा गया कि जैसे जैसे पोषी स्तरों में वृद्धि होती है, यानी प्रथम से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय, तो जैव अनिम्नीकरणीय रसायन जैसे कि डीडीटी इत्यादि की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। इस प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहा जाता है। वे सभी सजीव जो सौर ऊर्जा को ग्लूकोज अणुओं के संश्लेषण में उपयोग करते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन है अपघटक, उत्पादक, शाकाहारी या मांसाहारी। सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं, इसीलिए इस प्रकार के सभी सजीवों को उत्पादक कहा जाता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या इनमें से कोई नहीं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता की ओर होती है। पारितंत्र में अपघटक का उदाहरण है। ऑप्शन है जीवाणु, कवक, जीवाणु एवं कवक या फिर विषाणु। पारितंत्र में जीवाणु और कवक अपघटक का कार्य करते हैं। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार के कार्य करती है? ऑप्शन है अग्नाशय, थायराइड, पैराथायराइड या पिट्यूटरी। हमारे शरीर में अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि है जो दोनों प्रकार के कार्य यानी अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार के कार्य करती है। कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा या उपर्युक्त सभी के द्वारा। किसी भी पौधे में जब जनन उसके कायिक भागों के द्वारा होता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। यह जड़, तना या फिर पत्ती के द्वारा होता है। सही जवाब ऑप्शन डी। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन है दही, इमली, सिरका या टमाटर।
लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दही है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन है पुदीना में, हल्दी में, अदरक में या उपयुक्त सभी में। तने के द्वारा पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है। यह पुदीने, हल्दी और अदरक में देखा जा सकता है। सही जवाब ऑप्शन डी। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। वे हैं, ऑप्शन है रिपीट, रिसॉर्ट, रिस्टोर, रिपीट, रिवर्स, रिसाइकल, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज या फिर इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। वे हैं रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, यानी प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग हमें कम से कम करना है। रिसाइकल यानी उसका पुनः चक्रण करना है। रीयूज यानी पुनः उपयोग करना है। सही जवाब ऑप्शन सी। जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन दिया गया है जैव निम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय, जैविक कारक या अजैविक कारक। ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। ऑप्शन दिया गया है 2 से 3, 5 से 7, 7.0 से 7.8 या फिर 9.0 से 9.5। सही जवाब है 7.0 से 7.8। इस पीएच मान पर हमारा शरीर सही तरीके से कार्य करता है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन है मिट्टी का संरक्षण, वृक्षों का संरक्षण, जल संरक्षण या प्रदूषण पर नियंत्रण। सही जवाब है ऑप्शन बी, वृक्षों का संरक्षण। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ऑप्शन दिया गया है रासायनिक ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश, पवन ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ग्लूकोज अणु का निर्माण करते हैं, जिससे पूरा का पूरा जीवमंडल संचालित होता है। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। ऑप्शन दिया गया है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता। वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे उत्पादक होते हैं और हिरण हरे पौधे को खाते हैं, इसलिए हिरण प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है। ऑप्शन दिया गया है जिबरेलिन, ऑक्सिन, अब्सिसिक अम्ल या इंसुलिन। सही जवाब है ऑप्शन सी, अब्सिसिक अम्ल, जो कि एक पादप हार्मोन है। इसी के प्रभाव से पत्तियों के मुरझाने की क्रिया होती है। निम्न में से कौन सी श्रेणी आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ऑप्शन है घास, गेहूं, आम, बकरी, गाय, हाथी, घास, मछली, बकरी या फिर घास, बकरी, मानव। सही जवाब है ऑप्शन डी, घास, बकरी, मानव। यह एक आहार श्रृंखला का निर्माण करती है, क्योंकि घास उत्पादक है, बकरी घास को खाती है और मानव बकरी को खा जाते हैं। ऑक्सीजन प्राणवायु है, जबकि ओजोन एक द्रव है, घातक विष है, अक्रिय धातु है या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जिससे ओजोन परत कहा जाता है।
यह परत हमारे लिए काफी लाभदायक है क्योंकि यह सूर्य के हानिकारक परावैंगनी विकिरण को हम तक आने से रोकती है, जिससे हमारी रक्षा होती है। लेकिन ओजोन क्या है? ओजोन हमारे शरीर के लिए घातक विष है। यानी अगर इसको श्वास के जरिए ले लिया जाए तो ये हमारे शरीर में जाकर विष का काम करेगी। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करता है। ऑप्शन दिया गया है उष्मा, परावैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण या दृश्य प्रकाश। सूर्य से निकलने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरण हमारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन ओजोन परत इस हानिकारक परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करके हमें सुरक्षा प्रदान करती है। सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? ऑप्शन है हरे पौधे, जंतु, कवक या सूक्ष्मजीव। सभी हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और ग्लूकोज अणु का निर्माण करते हैं, जो कि संपूर्ण जीवधारी के लिए भोज्य पदार्थ है। यानी सौर ऊर्जा जीवमंडल में हरे पौधे के द्वारा ही प्रवेश करती है। पुष्प का नर जननांग कहलाता है। ऑप्शन है पुंकेसर, जायांग, पंखुड़ी या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा पुंकेसर, जो कि पुष्प का नर जननांग है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन दिया गया है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। सही जवाब होगा साइटोकाइनिन, जो कि एक पादप हार्मोन है। पौधों में जाइलम का कार्य है। ऑप्शन दिया गया है भोजन का परिवहन, जल का परिवहन, वाष्पोत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण। पौधे मिट्टी से जल और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। इस अवशोषित जल का परिवहन पौधों में जाइलम के द्वारा होता है। रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। ऑप्शन दिया गया है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं। रक्त में पाए जाने वाले प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनने में सहायक होते हैं। रक्तदाब मापने में उपयोगी है। ऑप्शन दिया गया है स्फाइग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, ईईजी या ईसीजी। स्फाइग्मोमैनोमीटर एक विशेष प्रकार के यंत्र है जिसका उपयोग रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर मापने में किया जाता है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 या 4। सही जवाब होगा 2। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। हीमोफिलिया में क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है आरबीसी एक दूसरे से चिपक जाते हैं, डब्ल्यूबीसी एक दूसरे से चिपक जाते हैं, रक्त की मात्रा अधिक हो जाती है या फिर रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफिलिया एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? ऑप्शन दिया गया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। विटामिन के का विशेष योगदान होता है रक्त का थक्का जमाने में। नर और मादा युग्मक के संयोजन से बनी कोशिका को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है युग्मनज, युग्मक, भ्रूण या जनन कोशिका। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक का आपस में संयोजन होता है। संयोजन के परिणाम स्वरूप बनी कोशिका को युग्मनज कहा जाता है। मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है 46 जोड़े, 23 जोड़े, 26 जोड़े या 18 जोड़े। सही जवाब होगा 23 जोड़े, यानी कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमारे लार में उपस्थित एमिलेज का कार्य है। ऑप्शन है
प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन, स्टार्च का पाचन या इनमें से कोई नहीं। लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार में जो एमिलेज एंजाइम पाए जाते हैं ये स्टार्च का पाचन करते हैं। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन दिया गया है डार्विन, ओपेरिन, लेमार्क या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी। मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है पोषण, उत्सर्जन, परिवहन या श्वसन। हमारे शरीर में वृक्क उत्सर्जन तंत्र का एक हिस्सा है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन दिया गया है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या चलन। इन सभी क्रियाओं में से श्वसन एक ऐसी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन है क्षय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप या एनीमिया। शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन दिया गया है C12H6O12, C6H12O6, C6H6O6 या फिर C6H6O12। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। हमारे शरीर में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा किस रूप में संचित होता है? ऑप्शन दिया गया है स्टार्च, वसा, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन। हमारे शरीर में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा हमारे यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। पौधों में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा किस रूप में संचित होता है? ऑप्शन दिया गया है स्टार्च, वसा, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन। पौधों में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा स्टार्च यानी मंड के रूप में संचित होता है। एंजाइम मुख्य रूप से होते हैं। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या लिपिड। एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। चींटी और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। चींटी और नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण इसके डंक से हमें जलन की अनुभूति होती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन, अमोनिया, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है? ऑप्शन दिया गया है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण या स्वांगीकरण। हमारी छोटी आंत के भीतरी दीवार में रसांकुर पाए जाते हैं। इनका कार्य पचे हुए भोजन का अवशोषण है। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन दिया गया है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गल्जी काय में या इनमें से कोई नहीं। कोशिकीय श्वसन में क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है मनुष्यों में, बिल्ली में, पक्षी में या कॉकरोच में। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जबकि मनुष्य, बिल्ली, पक्षी इत्यादि में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। इनमें से कौन अंतस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन है यकृत, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि एक अंतस्रावी ग्रंथि है क्योंकि इससे निकलने वाले स्राव हमारे रक्त में मिलती है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन दिया गया है घीघा, मधुमेह, एड्स या रक्तोंधी।
इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक बीमारी होती है। इष्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? ऑप्शन दिया गया है मुकुलन, पुनरुद्भवन, विखंडन या बीजाणु समासंद। सही जवाब है मुकुलन। इष्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं। ऑप्शन है डार्विन को, मेंडल को, लामार्क को या हेल्डेन को। मेंडल को आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है। ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है, ऑप्शन है पत्ती, तना, जड़ या पुष्प। ब्रायोफाइलम पत्ती के द्वारा जनन की क्रिया करते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं ब्रायोफिल्म के पत्ती को दर्शाया गया है। पत्ती के किनारे किनारे छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं जो बाद में वृद्धि करके एक स्वतंत्र पौधा बन जाता है। यानी ब्रायोफिल्म पत्ती के द्वारा जनन करता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है किण्वन, भ्रूण, निषेचन या युग्मनज। लैंगिक जनन की क्रिया में नर और मादा युग्मक का आपस में संलयन होता है। इस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। मानव मादा में निषेचन होता है। ऑप्शन दिया गया है गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में या फैलोपियन नलिका में। इस चित्र में मानव मादा जनन तंत्र को दर्शाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिका को दर्शाया गया है। इसी संरचना में निषेचन की क्रिया होती है। सही जवाब ऑप्शन डी, फैलोपियन नलिका में। हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? ऑप्शन दिया गया है जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज या डायस्टेज। सही जवाब होगा जाइमेज। जाइमेज एक विशेष प्रकार के एंजाइम हैं जो एक कोशिकीय जीव ईस्ट के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इसीलिए ईस्ट का उपयोग ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। ऑप्शन है ग्लूकोज, सेलुलोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ है सेलुलोज। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन है विखंडन, खंडन, लैंगिक जनन या मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दिया गया है तने द्वारा, पत्ती द्वारा, फूल द्वारा या फल द्वारा। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया फूल के द्वारा होता है। परागकोश में होते हैं। ऑप्शन दिया गया है बाह्यदल, अंडाशय, अंडक या परागकण। फूलों के परागकोश में परागकण होते हैं। एक उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है सांप, गोरैया, केंचुआ या मेंढक। सही जवाब है केंचुआ। केंचुए के शरीर में नर और मादा दोनों प्रकार के जनन तंत्र उपस्थित होते हैं। स्वपरागन निम्नलिखित में किस पौधे में होता है? ऑप्शन दिया गया है उभयलिंगी में, एक लिंगी में, उपर्युक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं। जब किसी एक फूल के अंदर ही परागकणों का स्थानांतरण नर जनन अंग से मादा जनन अंग की ओर होता है तो इसे स्वपरागन कहा जाता है। यह केवल उभयलिंगी पुष्पों में ही यानी उभयलिंगी पौधों में ही हो सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन दिया गया है अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी या फिर शुक्रवाहिनी। इन ऑप्शन में से शुक्रवाहिनी नर जनन तंत्र का भाग है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। किसी भी शिशु के लिंग निर्धारण में प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन है माता की, पिता की, माता पिता दोनों की या इनमें से किसी की भी नहीं। सही जवाब होगा शिशु के लिंग निर्धारण में प्रमुख भूमिका पिता की होती है। मानव में गतिशील जनन कोशिका है। ऑप्शन है नर युग्मक, मादा युग्मक, उभयलिंगी या इनमें से कोई नहीं। मनुष्यों में नर युग्मक यानी शुक्राणु गतिशील जनन कोशिका है। मानव शरीर के किस अंग में निषेचन की क्रिया होती है? ऑप्शन है गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडाशय में या ग्रीवा में। सही जवाब होगा अंडवाहिनी में। किस अंग में शुक्राणुओं का निर्माण होता है? ऑप्शन है वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्राशय या अंडाशय। शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। मानव नर लिंग हार्मोन है। ऑप्शन दिया गया है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन या उपर्युक्त सभी। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मादा लिंग हार्मोन है, जबकि टेस्टोस्टेरोन एक नर लिंग हार्मोन है। मनुष्य में कौन सा अंग अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक लाने का काम करती है? ऑप्शन दिया गया है योनि, अंडवाहिनी, ग्रीवा या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा अंडवाहिनी, जो अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक लाती है। अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? ऑप्शन दिया गया है विखंडन, खंडन, बीजाणु समासंग या कायिक प्रवर्धन। अमीबा में विखंडन विधि द्वारा जनन की क्रिया होती है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? ऑप्शन है गोनोरिया, एड्स, सिफिलिस या टाइफाइड। टाइफाइड एक लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, जबकि गोनोरिया, एड्स और सिफिलिस लैंगिक जनन संचारित रोग है। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। ऑप्शन दिया गया है 8 माह, 9 माह, 10 माह या 12 माह। सही जवाब है 9 माह। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर की खेती में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है विखंडन, कायिक प्रवर्धन, मुकुलन या खंडन। कायिक प्रवर्धन का उपयोग गन्ना, गुलाब एवं अंगूर की खेती में किया जाता है। इसमें जनन की क्रिया पौधे के पत्ती, तना, शाखा इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? ऑप्शन है बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर या स्त्रीकेसर। फूल का पुंकेसर परागकण का निर्माण करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है। ऑप्शन दिया गया है वृषण में, अंडाशय में, शुक्रवाहिका में या गर्भाशय में। टेस्टोस्टेरोन का निर्माण वृषण में होता है। मानव जनन अंग किस उम्र में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? ऑप्शन दिया गया है 12 वर्ष, 18 वर्ष, 24 वर्ष या 30 वर्ष। सही जवाब होगा 18 वर्ष। इस उम्र में मानव जनन अंग परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाते हैं। फूल का कार्य है। ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, प्रतिरक्षा, जनन या सौंदर्य। फूल का मुख्य कार्य जनन संबंधी होता है। फूलों में प्रजनन अंग होता है।
ऑप्शन है स्त्री के सर, पुंकेसर, उपर्युक्त दोनों या वर्तिका। सही जवाब होगा उपर्युक्त दोनों। फूलों में स्त्री के सर मादा जनन अंग होता है, जबकि पुंकेसर नर जनन अंग होता है। लिस्मानिया में किस विधि द्वारा जनन होता है? ऑप्शन दिया गया है द्विखंडन, बहुखंडन, कायिक प्रवर्धन या बीजाणु समासंग। लिस्मानिया में द्विखंडन विधि द्वारा जनन की क्रिया होती है। वृषण का कार्य है। ऑप्शन दिया गया है शुक्राणुओं का उत्पादन, टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। नर जनन तंत्र में शुक्राणु का उत्पादन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन का कार्य वृषण करता है, इसलिए सही जवाब होगा उपर्युक्त दोनों। एड्स रोग का प्रमुख कारण है। ऑप्शन है खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी या असुरक्षित यौन संबंध। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। एड्स का मुख्य कारण असुरक्षित यौन संबंध है। फूल का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है? ऑप्शन है बीजांड, अंडाशय, वर्तिका या पुंकेसर। फूल का अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। भ्रूण के किस भाग से तना और पत्तियां बनती है? ऑप्शन है प्रांकुर, मूलांकुर, बीजपत्र या बीज। भ्रूण के प्रांकुर से तना और पत्तियां बनती है। एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। ऑप्शन दिया गया है विखंडन, खंडन, कायिक प्रवर्धन या उपर्युक्त सभी। एकल जीवों में प्रजनन की विधि उपर्युक्त सभी प्रकार से हैं। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में आवश्यक होती है। ऑप्शन है नर जननांग की, मादा जननांग की, उपर्युक्त दोनों की या इनमें से कोई नहीं। लैंगिक जनन की क्रिया में नर जननांग और मादा जननांग दोनों की आवश्यकता होती है। पुरुष में यौवनारंभ के लक्षण है। ऑप्शन दिया गया है स्वरयंत्र का बड़ा होना, दाढ़ी मूंछ का उगना, मांसपेशियों में उभार आना या उपर्युक्त सभी। पुरुष में यौवनारंभ के लक्षण उपर्युक्त सभी है। स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण है स्तनों के आकार में वृद्धि होना, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ होना या उपर्युक्त सभी। सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।